Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. Welcome you all back to this channel. Sorry for the delays, for the gaps which is there in the channel. There are lots of reasons. Sorry for that. First of all, I know you have trusted me, you have subscribed this channel, you are on this platform with me with the intention that yes, I am guiding you and I'm guiding you the right path. बट इस जितने भी डिलेज हुए हैं उसके लिए मैं सच में दिल से सॉरी कह रही हूँ आपको बिकॉज कुछ दिनों बहुत ज्यादा ही उथल पुथल लाइक बहुत सारा एक तो ये सीजन वेडिंग सीजन चल रहा था वो तो चलो बात की बात है ऊपर से फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स आपको पता ही है उत्तराखंड आपका पर पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो उसी की प्रिपरेशन में सब लगे हुए थे आप सब भी मैं भी सभी लोग लगे हुए थे और मैंने आपको सारे पेपर सब कुछ शेयर कर दिए थे एटलीस्ट कम से कम आपके पीवाई की तो प्रिपेयर हो जाए इसलिए मैंने सबको फटाफट से सारे पेपर 2023 के जो मेरे पास थे 2025 के जो मेंस के मेरे पास थे फिर लोअर पीसीएस का जो मैंने मेंस दिया था वो भी मैंने सारे पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे इस इंटेंशन से कि पेपर अगर ये दिसंबर में हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ लेकिन चलो आज अच्छी बात है जिनके लिए उनके लिए अच्छी बात है जिनको टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए और क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो गया है हाल ही में पेपर के होने से पहले रिजल्ट आया है 2024-25 के मेंस का बहुत बच्चों ने क्वालिफाई किया हैगा जिन्होंने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए जो रेडी हो चुके हैं मतलब जिनको अब इंटरव्यू कॉल आने वाला है उन सबको ढेरों बधाइयाँ मेरा भी क्लियर हुआ तो मैं थोड़ा सा उसी में ही रह गई कि किस तरह प्रिपेयर करना है सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने लग गई भूल गई कि मेरा एक और प्लेटफॉर्म है जहां मुझे ध्यान देना हैगा आप लोगों को भी गाइड करना हैगा बिकॉज पेपर पोस्टपोन हो गया है आप लोगों के पास एक और अच्छा टाइम मिल गया है आपको जिन जिन की प्रिपरेशन में थोड़ी लैकिंग थी तो मैं आपको उस पॉइंट पे गाइड करने के लिए हूँ यहाँ पर एंड ट्रस्ट मी मैं आपको वो सारी चीजें आपको बताऊंगी जो रियली रियली मेंस के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है तो आज का मैं सेशन सिर्फ और सिर्फ मेंस के ही रिगार्डिंग लेके आई हूँ मैंने उत्तराखंड का कोर्स भी लॉन्च किया है आई नो दैट आपको पता होगा आप सब लोग जान भी चुके होंगे कि मैम ने कोर्स तो लॉन्च कर दिया लेकिन अभी तक मैम ने क्लासेस प्रोवाइड नहीं करी है प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूसली उस पे भी मैं वर्क कर रही हूँ कंटिन्यूसली डेली आपको ये क्लासेस मिलती जाएंगी उसकी भी जो उत्तराखंड स्पेसिफिक कोर्स मैंने लॉन्च किया ठीक है डोंट वरी अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं उसके लिए कमिटेड हूँ ठीक है रही बात जो ये पेपर पोस्टपोन हुआ है तो उसके लिए मैं चाहती हूँ जो भी टाइम आपको अभी स्पेसिफिक डेट तो अभी तक आयोग ने दी नहीं है लेकिन जब भी डेट आएगी डोंट वेट फॉर दैट आप अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए जो रिवीजन नहीं रह गया था आपका जो रिवीजन आप नहीं कर पाए उसको रिवाइज कीजिए और जो मेंस के की पॉइंट्स है जो मेंस आंसर राइटिंग के की पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ठीक है ना आज की वीडियो बेसिकली मैं मेंस आंसर राइटिंग पे ही फोकस करने वाली हूँ कि क्या ऐसे पॉइंट्स है आप लोगों को ध्यान में रखने हैं अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में क्योंकि ये 4 दिन का एक रिगरस प्रोसेस चलता है जिसमें आपको 3-3 घंटे यानी कि पूरे 6 घंटे एक दिन में लिखना पड़ता है कंटिन्यूसली 4 दिन तक तो ये बड़ा टायरिंग एग्जाम होता है तो कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना है ये नहीं कि सिर्फ एक रट्टू तोतू की तरह आप कर दो आपकी फिजिकल फिटनेस भी उतनी होनी चाहिए कि आप 6 घंटे लगातार 4 दिन तक बैठ सको एक कमरे में एक जगह पर ये भी आपको आना चाहिए तो आपको मॉक इंटरव्यू नहीं मॉक मेंस के मॉक्स आपको देने हैं साथ में इन टिप्स का भी ध्यान रखो जब आप आंसर राइटिंग करो ठीक है तो आज का सेशन बिगिन करते हैं not wasting much time and congratulations to those who are appearing to be for interview I think interview is going to be on January or February next year तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू जिनका नहीं हुआ है उनके पास एक चांस भगवान ने दिया है पेपर पोस्टपोन करके आप और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जो जो वही एरिया आपका रहेगा उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस पे काम कीजिए स्वाट एनालिसिस कीजिए और अपना वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए ठीक है मैंने ये सारी चीजें रिसर्च करके बहुत सारा समय बर्बाद करके इकट्ठी करी है जो मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल एज इट इज प्रोवाइड कर रही हूँ कोई मैं इसमें हाइडेस नहीं कर रही हूँ मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ मेरा इस चैनल को खोलने का एक ही मकसद है आप लोगों की हेल्प करना जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं मैंने भी स्ट्रगल किया है तभी मैं बता रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ मेरी तरफ से सिर्फ ये हेल्पिंग है आपके लिए मुझे कोई रिटर्न में इसके बदले कोई पैसे नहीं चाहिए आप लोगों से देखो मैंने कोई भी मोनेटाइजेशन में अभी तक मैंने कुछ नहीं किया हुआ है ना मैं कोई ऐसी इच्छा रख रही हूँ कि मुझे पैसे चाहिए इसके बदले मैं बस अपनी इस नॉलेज को शेयर करना चाह रही हूँ बांटना चाह रही हूँ जिसके काम आ जाए वो वेल एंड गुड जिसके नहीं आए तो ठीक है लेकिन किसी के तो काम आएगी मेरी ये नॉलेज जो मैंने इकट्ठी करी है जो मैंने गेन करी है तो जिसके काम आए तो वो अच्छे से काम आए बस मैं ये चाहती हूँ उसका अच्छे से आप फायदा उठाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए अगर मेरी पढ़ाई भी मेरी बातें या मेरा कुछ भी कंटेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है
तो आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि यस इट्स रियली हेल्पिंग, इट्स नॉट जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, एंड आई विल बी मोटिवेटेड टुवर्ड कंटिन्यूइंग दिस फर्दर। बाकी जो भी देरी हुई डिलेज हुआ है उसके लिए आई एम अगेन सॉरी। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि मैं और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ आपको जितना भी कंटेंट है, जो भी कोर्सेज है, मैं प्रोवाइड करती रहूँ। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आज का चैनल। आज का जो मेन हमारा पॉइंट है मेंस आंसर राइटिंग का, दैट इज जो मेन मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो फनल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपने जो भी याद किया है, जो भी पढ़ा है, आपको उसको फनलिंग करना आना चाहिए। नॉलेज तो बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन चैनलाइज उसे सही दिशा में करना है। फनल करके क्या रियल कंटेंट हमें निकाल के अपने इस पेपर में एक शीट में लिखना है उस 3 घंटे की, ये चीज आपको आना चाहिए। फनलिंग आपको आना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए तभी फनलिंग हो पाएगा। अगर पढ़ाई नहीं है तो कंटेंट ही नहीं है तो फनल कहाँ से करोगे। इसलिए आपने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज से ही याद रहेगा। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है वो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो रिवाइज पे जोर दीजिएगा। ये जो पेपर पोस्टपोन हुआ है, ये नहीं पूरे 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गया, कुछ ही दिनों और महीनों के लिए हुआ है। तो इस जो टाइम पीरियड जितने भी दिन के लिए ये पोस्टपोन हुआ है, आप उसमें रिवाइज बहुत ज्यादा कीजिए। फोकस ऑन द रिविजन। आई एम बार बार मैं आपको कह रही हूँ, फोकस ऑन द रिविजन। जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए बार बार, आप उसी में से निकाल कर बहुत अच्छा आंसर लिख लेंगे, बिलीव मी। ठीक है, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिएगा। कंटेंट है, आर्ग्यूमेंट्स आपको लिखने हैं अपने आंसर राइटिंग में, मतलब हर एक आंसर में आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं। ठीक है, एक लाइन देनी है, वैल्यू एडिशन देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जिसमें टॉपर के आंसर शीट में और एक मीडियम मीडियम स्टूडेंट के आंसर शीट में ये फर्क होता है कि उसकी वैल्यू एडिशन होती है आंसर में। जहाँ वैल्यू एडिशन मिलता है एग्जामिनर वहां तुरंत मार्क्स देता है। 1 मार्क्स का रखने की चांसेस नहीं होते, वो तुरंत मार्क्स देता है। तो आपको वैल्यू एडिशन करना है अपने आंसर्स में, प्रेजेंटेशन अपने आंसर्स की अच्छी रखनी है। तो इन सारे पहलू पे हम बात करेंगे कि फनल स्ट्रक्चर कैसा करना है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स कैसा होना चाहिए, वैल्यूडेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। सो ओके, नाउ वी विल डिस्कस each and every part of the question, how we should address in the mains answer writing. तो ये हमारा फनल स्ट्रक्चर, कंटेंट, आर्ग्यूमेंट्स, वैल्यूडेशन, प्रेजेंटेशन, ये हमारा पूरा ओवरऑल फ्लो होने वाला है आंसर राइटिंग का। और उसमें क्या क्या पहलू पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको फोकस करना हैगा जब आप क्वेश्चन देखो मेंस का। हर एक क्वेश्चन को कैसे रीड आउट करना है, क्या इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करके मेनली जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको पूरा करना है आपको। ये नहीं जो आपको आता है आपने वो लिख दिया आंसर में, यू डोंट हैव टू डू दैट इन द आंसर राइटिंग। ठीक है ना, ये जितने भी नॉलेज है सब उतार दी पेपर में उस दिन, ऐसा नहीं करना है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप सीधा उत्तर उसका नहीं दे रहे हो और कुछ इधर उधर की बातें आप लिख कर आ गए हो, तो आप एट द एंड वो मार्क्स नहीं ले पाओगे जो एक अच्छा आंसर ले सकता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो पहला आपको जो ध्यान रखना है वो है पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, की डिमांड क्या है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कितने पार्ट्स है, कितने पार्ट्स को आपको आंसर करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ये अंडरलाइन करना जरूरी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आर आइडेंटिफाइड बाय इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड टेल वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। While addressing parts of the question, it has to be mentioned on the sheet of the paper with the exact keywords of the question. ठीक है ना, जब हम एड्रेस करेंगे हर एक पार्ट को तो हमें उसको कीवर्ड के साथ मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, एक होता है आपका इम्प्लिसिट पार्ट एंड दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट पार्ट। वन इज इम्प्लिसिट पार्ट एंड द अदर वन इज योर एक्सप्लिसिट पार्ट। तो ये 2 तरीके तो पार्ट होते ही हैं, जनरली हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स तो होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। व्हेन वी एड्रेस द एक्सप्लिसिट पार्ट, जब हम एक्सप्लिसिट पार्ट एड्रेस करते हैं, इट शुड बी इट शुड बी रिटन अंडर द ब्रैकेट। हमें उसको ब्रैकेट में रखना है जब हम एक्सप्लिसिट पार्ट को मेंशन करेंगे। व्हेन वी राइट द इम्प्लिसिट पार्ट, इट शैल बी रिटन आइदर इन पैराग्राफ फॉर्म और एज अ डायग्राम। देखो आपको लग रहा होगा ये क्या मैम बता रही है, ये बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, टेक्निकल इतना ज्यादा कहाँ डिटेल में जा रही है मैम। हमने तो यही सीखा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, हम ये लिख के आ जाएंगे, दैट्स इट। ये तो मैम कुछ ज्यादा ही डीप जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें समझोगे, अपने आप से खुद नोट डाउन करोगे, लिखोगे, आपको समझ में आएंगे मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिए,
उसे एनालाइज कीजिए, खुद से परखिए क्या सही है या गलत है, और फिर आंसर राइटिंग में उतार के देखिए इन पॉइंट्स को, इन चीजों को अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल करके देखिए। यू विल फाइंड अ डिफरेंट रिजल्ट, आई एम प्रॉमिसिंग यू। ठीक है, तो ये आप खुद से, जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर भी कर रही हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल भी दिया ऑलरेडी, तो आप वो सब देख सकते हो। लेकिन अगर आप खुद से नहीं लिखोगे ना मेन मेन पॉइंट्स, जैसे मैंने ये खुद के बनाए हुए हैं, मैंने भी कहीं से पढ़े कहीं से समझे, तो मैंने खुद बनाए थे, उन्होंने भी पीडीएफ दी थी मुझे, लेकिन मुझे पीडीएफ से ही सब कुछ नहीं समझना है, खुद से भी तो कुछ आपको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है। ठीक है ना? सो व्हेन वी राइट द इम्प्लिसिट पार्ट, इट शैल बी रिटन आइदर इन पैराग्राफ और एज डायग्राम। While writing parts of the question, all the parts shall be given due weightage in terms of page consumption. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत लोग कहेंगे क्या बता रही है मैम, बट रियली इट मैटर्स अ लॉट। आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जो है आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझनी है, उसके कितने पार्ट्स है वो समझने हैं, एक्सप्लिसिट पार्ट्स को आपको ब्रैकेट के थ्रू समझाना है, इम्प्लिसिट पार्ट को डायग्राम या पैराग्राफ के थ्रू समझाना है, साथ में ही जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हर एक पॉइंट को इक्वल वेटेज देके आपको पूरा ओवरऑल आंसर लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में, अगर वो लेंथी क्वेश्चन का है। ठीक है, when we are writing an answer, identifying part of the question shall be task of very first 30 seconds। और ये आपको काम जो करना है पूरा का पूरा, ये आपको 30 सेकंड्स के अंदर अंदर करना है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट ही मिलेंगे। ओवरऑल 3 घंटे का पेपर है, तो आपको ये पूरा काम 30 सेकंड्स के अंदर करना है। ये नहीं आपको पूरा 5 मिनट लगाने इस काम में, ऐसा नहीं। तो ये आपको कैसे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, तो ये सारा काम आपको 30 सेकंड के अंदर करना है। ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, या आप खुद भी नोट कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन क्वेश्चन रिव्यू, अगर क्वेश्चन में रिव्यू लिखा है, रिव्यू मीन्स यू हैव टू गिव प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द पार्ट। मतलब इस क्वेश्चन के ऑलरेडी 2 पार्ट्स है, अगर रिव्यू वर्ड क्वेश्चन में आपको दिख गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिव्यू द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की आपको वर्किंग को रिव्यू करना है, यानी कि इसके बारे में इसकी पॉजिटिव्स भी लिखने हैं आपको और इसके नेगेटिव्स भी लिखने हैं आपको। ये पहले ही पता चल गया है रिव्यू वर्ड से कि इसके आपको 2 पार्ट्स है, प्रोज और कॉन्स दोनों लिखने हैं आपको। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको अगर नहीं होगी तो आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं समझे, आप आधा अधूरा आंसर लिखकर आ जाओगे एंड आपको आधे अधूरे मार्क्स मिलेंगे एंड आप फिर पीछे रह जाओगे। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट इन आंसर राइटिंग, आपको की वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए क्वेश्चन में। तो रिव्यू वर्ड अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझना है कि उसके आपको प्रोज भी लिखने हैं आपको और उसके आपको कॉन्स भी लिखने हैं, 2 पार्ट्स आपको मेंशन करने हैं क्वेश्चन के। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। While addressing the demand, a question has to be divided into different parts. While addressing any part, we should not try to bluff the examiner. Very, very important. We should not try to bluff the examiner, especially in first few question and first few points. First few question और जो first few points है, उस पे तो स्पेसिफिकली जो डिमांड है क्वेश्चन की उसी पे हमें स्ट्राइक करना है, क्योंकि अटेंटिव मोड में होते हैं एग्जामिनर, जब उस टाइम पे चेक कर रहे होते हैं आंसर शीट्स हमारी। अगर उस वक्त हम ब्लफ करने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, वो पकड़ लेगा हमें एंड वही उसका एक इमेज बन जाएगा हमारी आंसर शीट और हमारे प्रति, एंड पूरे गो थ्रू आंसर में वो वही लेके चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, पहले कुछ क्वेश्चन और पहले कुछ क्वेश्चन की पहले कुछ लाइन स्टार्टिंग की आपको टू द पॉइंट ही लिखनी है। ठीक है, while addressing demand we have to work upon point prioritization। और जब डिमांड समझ जाएंगे तो पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे पंचायत से, ठीक है, पंचायत पे आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जो मेन पॉइंट है पहले आपको वो लिखना है। तो ये पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो चेक करेगा, अगर मेन मेन चीजों से पहले मिल जाएगी तो वो खुश हो जाएगा एंड आफ्टर ऑल वो पूरा एक ओवरऑल आपको एक अच्छा इंप्रेशन देके ही मार्क्स देगा। ठीक है, तो आपको पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या आएगा इसमें, वेन एवर वी आर राइटिंग एनी पॉइंट अंडर एनी पार्ट, वी शुड ट्राई टू एड्रेस इट विद अ कीवर्ड। जब भी हम कोई पॉइंट लिख रहे हैं, किसी भी पार्ट का लिख रहे हैं, तो उसे कीवर्ड के साथ एड्रेस करें तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज हमें कुछ कम समय सीमा में लिखना होता है, कम शब्दों की वर्ड लिमिट में लिखना होता है। तो आप जितना ज्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, आप उतना ही बेहतरीन आंसर लिख पाओगे। तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है हर पॉइंट को, जो हम प्रायोरिटाइज करेंगे, हर पॉइंट को जो हम आंसर करेंगे। ठीक है, कीवर्ड शुड बी फॉलोड बाय वैल्यू एडिशन या वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। स्पेशली इफ वी डोंट हैव द आर्ग्यूमेंट, वी शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द कीवर्ड। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग, तो कीवर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कीवर्ड डू नॉट एग्जिस्ट, अगर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है,
तो वैल्यूडेशन इज द मेन पॉइंट। वैल्यूडेशन से भी आप आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो, सॉलिड रूप देख सकते हो। तो ये हो जाता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स देना, ठीक है ना। फिर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो उसको एक्सप्लेन करना, उसकी कीवर्ड्स को, क्वेश्चन के कीवर्ड एक्सप्लेन करने के लिए भी अगर नहीं हो पा रहा है तो वैल्यूडेशन दे देना, कोई एग्जाम्पल, रिपोर्ट, करंट, कुछ भी देकर, ठीक है। तो ये आप तीन चीजें कर सकते हो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, जो मेन बॉडी पार्ट आता है क्वेश्चन का, जो पहला इंप्रेशन होता है आपका, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ आंसर शुड बी रेलेवेंट टू द आस्क्ड क्वेश्चन। पहली चीज तो ये, जो पूछा गया क्वेश्चन में उसी का ही बारे में होना चाहिए, ये नहीं कुछ आप और ही दुनिया की बात लिख रहे हो इंट्रोडक्शन में, पहला इंप्रेशन गलत हो जाए। सो इनडायरेक्टली एड्रेसिंग द आइडिया लाइन ऑफ द क्वेश्चन, आपको ये तरीके से देखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन इज विद इन द 4 लाइन्स। 4 लाइन से बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए पूरे एक पेपर शीट में। 4 लाइन से बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं पूरा का पूरा आधा पेज का इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क डियर। सो यू हैव टू फोकस दैट 4 लाइन्स इज द मैक्सिमम which is kept for introduction. तो to do's of introduction, तो इंट्रोडक्शन कैन बी स्टार्टेड बाय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कर सकते हो, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है तो आर्टिकल 44 एनडीपीएसपी, ये सारी चीजें लेके आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेशन के थ्रू दे सकते हो आप इंट्रोडक्शन, डेटा एंड रिपोर्ट्स के थ्रू, लाइक कौन सी डेटा, कोई रिपोर्ट हो, कोई इंटरनेशनल कमीशन की कोई रिपोर्ट हो, आप उसके थ्रू कोई चीजें स्टार्ट कर सकते हो। करंट कंटेक्स्ट और कुछ चल रहा है न्यूज में, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसके थ्रू आप इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग कर सकते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन, डेटा रिपोर्ट्स एंड करंट कंटेक्स्ट, ये 4 मेन पॉइंट्स हो जाते हैं आपके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वैल्यू एडिशन का। दीज आर द टूल्स, इसको टूल्स बोला जाता है आंसर राइटिंग का। टूल्स ऑफ पॉइंट वैलिडेशन वेयर वी ट्राई टू प्रूव आवर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। वी शैल बी वैल्यू एडिंग एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द पॉइंट्स। 50 से 60% पॉइंट्स जो हमने आंसर्स लिखे हैं उन सबके हमें वैल्यूएडिशन करने हैं, एटलीस्ट 50 से 60%। टूल्स क्या क्या है हमारे वैल्यूएडिशन से, किन किन चीजों से यूज करके हम वैल्यूएडिशन कर सकते हैं अपने आंसर में, डेटा एंड फैक्ट्स का यूज करके, रिपोर्ट्स का यूज करके, करंट अफेयर्स एग्जाम्पल का यूज करके, करंट कंटेक्स्ट का यूज करके, केस स्टडीज का यूज करके, जैसे मिड डे मील स्कीम विच इज सक्सेसफुल इन तमिलनाडु, बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज करके, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का यूज करके, कमिटी एंड देयर रिकमेंडेशंस का यूज करके, स्कीम्स का यूज करके, कीवर्ड्स का और मैप्स का, जैसे एक शीट है आपकी, तो इस तरीके से आप साइड ऑफ द कॉर्नर में यहाँ पे आप मैप बनाकर दिखा सकते हो। आप उससे भी जस्टिफाई कर सकते हो और वैल्यूडेशन कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग की, ठीक है ना। आपका हुक मॉडल हो गया, हुक एंड स्पोक मॉडल हो गया, ठीक है ना, फ्लो चार्ट्स हो गए आपके, इसके थ्रू भी आप समझा सकते हो, वैल्यूडेशन कर सकते हो, ठीक है। For every point, value addition should be done in a separate line. हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू एडिशन सेपरेट लाइन में होना चाहिए एंड विद इन द प्रीफिक्स एग्जाम्पल, लाइक ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, इस तरीके से एनसर्कल कर दो या इस तरीके से रेड ट्राइंगल बना लो, जो भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा अट्रैक्ट करे एग्जामिनर को, सीधा दिखेगी हाँ कुछ वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है ना। एक स्पेस देख के विद अ टैब स्पेस, इस तरीके से ये आप देख सकते हो। मैं अभी आपको बताऊंगी प्रेजेंटेशन कैसा होना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे आंसर राइटिंग का। जितना अच्छा और बेहतरीन तरीके से सिस्टमैटिक वे में आपने अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, वो आपकी क्लैरिटी को, थॉट ऑफ माइंड को, आपकी सिंसियरिटी को इस एग्जामिनर के थ्रू दर्शाएगा, ठीक है ना। तो आपका प्रेजेंटेशन अगर बहुत बढ़िया है तो वही आपने आधा अटेंशन जीत लिया अपने एग्जामिनर का। तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, किन किन रूल्स को ध्यान रखना है आपको। रूल नंबर 1, प्रेजेंटेशन इज यूज टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ द कंटेक्स्ट, जैसे अंडरलाइन करना, कैपिटल वर्ड्स में लिखना, ब्रैकेट बना के लिखना। तो प्रेजेंटेशन इज अ मेजर टूल टू टैकल द बाउंसर क्वेश्चन। जैसे टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्रैकेट्स, बॉक्स, अंडरलाइन, जैसे मैंने बताया आपको। ब्रैकेट शैल बी यूज टू एड्रेस द सब हेडिंग ऑफ एक्सप्लिसिट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो एक्सप्लिसिट पार्ट होता है क्वेश्चन का, उसको सब हेडिंग के रूप में आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ऐसे यूज कर लिया या पूरे पेज को ऐसे यूज कर लिया, किसी तरह से भी, ठीक है। बॉक्स, इस तरीके से बॉक्स बना के आप मैप्स या केस स्टडी को या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बॉक्स में दिखा सकते हो। टू बी यूज टू मेंशन ब्रीफ केस स्टडीज, मैप्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ग्राफ्स एंड माइक्रो डायग्राम्स। Underline, this has to be used for important keywords and relevant information. We have to underline maximum 10 to 12 words in a page. हर एक पेज में मैक्सिमम 10 से 12 वर्ड ही आपको अंडरलाइन करने हैं। कुछ बच्चे होते हैं पूरी की पूरी लाइंस, पूरा का पूरा पेज ही अंडरलाइन कर देते हैं। नो, आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और एक पेज में लिमिट है 10 से 12, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम कोशिश करिए 10 तक तो हो जाए, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो पूरा आंसर ही अंडरलाइन दिखेगा वो।
कैपिटल वर्ड्स में आप कुछ हाईलाइट करने वाली बातें लिख सकते हैं, लाइक इट हैज टू बी यूज्ड टू एड्रेस द इंपॉर्टेंट नेम्स। ठीक है, अलाइनमेंट शुड बी इन सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन को दर्शाता है, आपकी अलाइनमेंट सीक्वेंस में होना चाहिए। ये नहीं शुरुआत तो अपने आंसर राइटिंग का ये पेज था, यहाँ से शुरुआत करी, पहुंचते 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 आपका आंसर यूं जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अलाइनमेंट शुड बी इन सीक्वेंस। Diagrams, very important. These shall not be used in major diagrams to address many major part of the question. At maximum, we have to make 5 major diagrams and 10 micro diagrams in a single paper. एक सिंगल पेपर में जो पेपर होता है आपका, यानी कि पूरा 3 घंटे का जो पेपर होता है, उसमें 5 मेजर डायग्राम्स एंड 10 माइक्रो डायग्राम्स ही आ सकते हैं, आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम्स आर सम टाइम यूज टू इंश्योर दैट वी आर कंप्लीटिंग आवर पेपर ऑन टाइम। और जैसे कम लैक ऑफ टाइम होता है, कम कम टाइम बचा है और आपके पास कंटेंट बहुत है आपके पास, तो आप डायग्राम के थ्रू फटाफट से उसको समझा सकते हो, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, आपका टाइम बचाता है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कंक्लूजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद इंट्रोडक्शन एंड बॉडी के बाद कंक्लूजन। When we are writing in a conclusion, we should ensure that it is futuristic and positive. हम होने वाले फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, हमेशा हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव नोट में रहना है। whatever is the situation, whatever hard situations life have put on us, we don't have to show that on our face and on our screen, because we are going to serve the people, and we have to put a smile, we have to be positive, because in every morning there is a, we can say, there is a fight, there's a fight for living, there's a fight for being good, there's a fight for ourselves only। हमें खुद से ही एक तरीके से लड़ना है और अपने आप को मजबूत तरीके से आगे ले जाना है। जो भी हमारे हार्डशिप हमारी लाइफ में आती है उसको हमें एक पॉजिटिव मोड पे लेना है। ये नहीं कहना है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, बल्कि ये कहना है कि ऐसा मेरे साथ हुआ तभी मैं इतना स्ट्रांग बन पाया या बन पाई। ये माइंडसेट लेके हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और हमेशा कंक्लूजन को भी पॉजिटिव नोट के साथ ही एंड करना है, चाहे जितना भी नेगेटिव क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट, इफ द क्वेश्चन हैज सर्टेन डायरेक्टिव्स एंड वे फॉरवर्ड, if the question has certain directives and way forward not explicitly asked, the way forward could be the conclusion। way forward को conclusion के रूप में लिख सकते हो अगर आप उसके कुछ directives अलग से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। I'm not well, sorry। ठीक है, तो ये आपके मेन कुछ रूल्स हो गए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, आपको आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए। ये आप बैठिए, खुद से नोट्स बनाइए, इसके पढ़िए, समझिए। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ टाइप्स, कि किस टाइप से आप हर एक आंसर्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन आता है आपके पास टाइम नहीं है इतना सोचने का, तो आपके पास अगर एक हिंट होगी कौन सी अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करो, जैसे पेस्टल अप्रोच आती है आपकी, टेम्पोरल अप्रोच होती है कि, ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है ना। ये सारी अलग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है जिससे हम जीएस के आंसर्स को हैंडल करते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी, आपको जो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और मेंस की प्रैक्टिस जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू रिवाइज एंड बी ऑन अ फुल टू प्रिपरेशन मोड, कि अब तो पेपर जब भी हो आपको निकालना ही निकालना है ये वाला मेंस। ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू।